एक बार फिर से आप सभी बच्चों का हर घर पाठशाला में स्वागत। मैं पुनीत प्रभाकर शर्मा फिर आपके समक्ष लेकर के आया हूँ नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, एंड दैट इज द सेकंड कनेक्टिव टिश्यू। और सेकंड टिश्यू जो है अब हमारे पास है कनेक्टिव टिश्यूज। यू हैव टू रिमेंबर इन दिस वे, you have to divide this one into the three types. First of all, we will divide that into three types. First one is known as loose connective tissue. Another one is dense connective tissue. And then the third one is specialized connective tissues. So first of all, about the connective tissue, जो loose connective tissue है वो क्यों लूज है, उसमें हमने देखना है कि जिसमें मैट्रिक्स बहुत ज्यादा है, जिसमें मैट्रिक्स ज्यादा होगी और जो फाइबर्स हैं वो कम होंगे। तो फाइबर्स जो होते हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। जिसमें सबसे ज्यादा जैसे कोलेजन है यहाँ पर, तो उसमें देखेंगे हम एरियोलर टिश्यूज हैं। उसके बाद जिसमें बहुत ज्यादा फैट है वो एडिपोज टिश्यू है। जिसमें रेटिकुलिन नाम का प्रोटीन ज्यादा है वो रेटिकुलर टिश्यू होंगे। उसी तरह से जो डेंस है, क्योंकि इसमें मैट्रिक्स कम होता है, फाइबर्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं, इसकी वजह से ये डेंस कहलाता है। अब इसमें डेंस में भी क्या होता है, इसका नाम, एक का नाम रेगुलर है और एक का नाम इरेगुलर है। अगर हम देखें कि अगर कोई इस तरह से बिल्कुल रेगुलरली अगर यहाँ पर अरेंजमेंट है, like this one matrix is arranged like this one regularly one above the other, और उसके बीच में जो fibers हैं they are localized here and there. So fibers are localized here and there, so we will call that as a regular one. If say for example fibers are there here like this one, but the matrix is not arranged regularly, so it will be called as the irregular. This one will be known as the regular one. तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो रेटिकल टिश्यू है इट इज अगेन व्हाइट फाइब्रस एंड yes, and another one is the yellow elastic. So white fibrous is the cord like, that is example here tendon. You can use this difference to differentiate between tendon and the ligament also. So it is a yellow elastic connective tissue. It is also found in the cord, or that is called as the ligament. You know that tendon connect muscle to bone and ligament connect bone to bone. So this is very specific here. तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलते हैं स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ टिश्यू में, सो वी हैव द कार्टिलेज, which is again of three types. One is the hyaline cartilage. अगर हम बोन्स की बात करते हैं, जैसे बोन्स अगर हम बनाते हैं तो बोन्स के ठीक ऊपर यहाँ पर जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लाइक यहाँ पर ट्रांसपेरेंट टाइप यहाँ पर टिश्यू जुड़ा होता है हर एक बोन के एंड में और फ्रंट में। सो दैट इज एक्चुअली द ट्रांसपेरेंट टिश्यू एंड दैट इज हाइलिन। तो आपने उसको याद रखना है क्योंकि इट हेल्प्स इन द मूवमेंट, सो इसको हम आर्टिकुलर भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज द फाइब्रस, देन द इलास्टिक कार्टिलेज, अनदर वन इज द बोन, एंड बोन इज अगेन कंपैक्ट और स्पॉन्जी, दो तरह की होगी, एंड देन द ब्लड, एंड अनदर वन इज मस्ट बी हियर, दैट इज द लिम्फ। तो बच्चे यहाँ पर भी आपने कनेक्टिव टिश्यू को इसी तरह से ही याद रखना है। तो नेक्स्ट वी विल गो थ्रू दैट, कि हम देखेंगे यहाँ पर कि एरियोलर टिश्यू आखिरकार क्या होता है। तो एरियोलर टिश्यू के लिए आपने हमेशा याद रखना है कि जैसे मान लीजिए स्किन है, तो स्किन इज देयर, यू नो दैट इट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, एंड बिलो ऑफ दैट इज हैविंग अ मसल्स, सो दैट इज अ मसल। तो इस मसल्स के बीच में जो भी टिश्यू आपको दिखेगा, इसका मतलब हुआ जो एरियोलर टिश्यू है इट विल बाइंड स्किन टू द मसल। तो आपसे वैसे भी पूछा जा सकता है कि मसल और स्किन के बीच में जो टिश्यू होता है वो कौन होता है। तो इट लाइज बिटवीन स्किन एंड मसल।
skin and muscle. So that is about the areolar tissue. So this is very, very important one. So any blood vessels, so connective tissue playing here a very important role, because you know that muscle is there, skin is not having a vascular supply, so air is having a supply here. So everything is only given by this areolar tissue. तो इसलिए वो हेल्प करता है, आर्टिकुलेशन उनको कनेक्शन करता है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देयर आर सिंपल एंड मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज्यादा है, ये भी आपने याद रखना है. इट इज मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमारा ऑर्गन है वो बेसिकली स्किन ही है. तो स्किन के नीचे क्योंकि एरियोलर टिश्यू है, तो मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू कौन है? दैट इज द एरियोलर टिश्यू. तो आफ्टर दैट दिस टिश्यू बिल्ड ए वाइड वेराइटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर. दिस टिश्यूज बाइंड द स्किन विद मसल. तो ये आपने एरियोलर टिश्यू के बारे में याद रखना है. एंड व्हाट अबाउट द एडिपोज टिश्यूज? If we are talking about adipose tissues, so you can go through that. Suppose it is a adipose tissue here, so you will find out here fat cells. You will find here the fat cells, and they are given like this one. If you go through your NCERT book, so it is drawn like this. It is drawn like this. Nucleus is shown here. Nucleus is shown here, and this is here. It is a fat. These are the fat bearing cells. So these are the fats. Basically fats इनके अंदर प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये उसी तरह का टिश्यू है ये, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू. तो आप देखेंगे यहाँ पर फाइबर्स भी होंगे. तो फाइबर्स आर आल्सो प्रेजेंट देयर, हियर एंड देयर यू कैन फाइंड द फाइबर्स. तो इस तरह से ये एडिपोज टिश्यू है. तो बेसिकली इट इज कंसिस्ट ओनली विद द फैट्स. तो इसका जो है फैट्स हैं, तो फैट्स जो है इंसुलेशन का काम करता है. और जिस तरह से फैट स्टोर होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो या हम बात करते हैं कि ब्लबर ऑफ व्हेल्स एंड हम्प ऑफ कैमल्स एंड एग्जांपल्स यहाँ पर आपके पास रहेंगे. यू हैव टू रिमेंबर दिस वन. ब्लबर ऑफ व्हेल. जनरली जो टेमिंग किया जाता है, जो मारा जाता है व्हेल को, दैट इज आल्सो फॉर ब्लबर, ताकि ज्यादा से ज्यादा फैट जो हम लोगों को मिले, उसके लिए भी उनका मारा जाता है. हम्प जो होता है, जो आप देखते हैं कि कैमल के ऊपर लगता है, बचपन में होते तो ऐसा लगता था कि उसने पानी भरा होता है उसमें, बट नॉट लाइक दैट. हम्प में फैट होता है. तो जैसा मैंने बोला कि ब्लबर जो है वो फैट का मेटाबॉलिज्म होता है, और मेटाबॉलिज्म से वाटर निकलता है. वही वाटर जो है व्हेल एब्जॉर्ब करती है अपने मेटाबॉलिज्म के लिए. तो यहाँ पर डिफरेंस देखिए. दीज आर दी लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड दीज टिश्यूज प्रोवाइड इंसुलेशन टू द बॉडी. तो इस तरह से ये डिफरेंस आप देख सकते हैं. एडिपोज टिश्यू का एक वो बहुत बड़ा मकसद होता है, आपने देखा कुछ स्पीसीज हिबरनेशन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं विंटर स्लीप. तो उन विंटर स्लीप ऑर्गेनिज्म में भी इस तरह का जो एडिपोज टिश्यू है वो बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है. नेक्स्ट वन हमारे पास आता है टेंडन एंड लिगामेंट. सो एज यू नो दैट दिस इज अ टाइप ऑफ, जैसा हमने पीछे इसको पढ़ा है आपको, इट इज अगेन हियर, यहाँ पर आपने इसको पढ़ना है. इट इज अ टाइप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, उसका ये भाग है. सो इट इज अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू. तो इट इज अ हेयर, इट इज अ टेंडन, and here it is a ligament, and along with that one street and cord यहाँ पर लिखा है, तो ये भी हम समझेंगे. तो देखिए यहाँ पर जो टेंडन है उसका डिफरेंस आप देख सकते हैं. तो मैंने आपको बताया भी, ठीक है. टेंडन जॉइंट्स skeletal muscle to a bone. Ligament joins bone to another bone. Tendon, it is tough and inelastic. It is elastic. ठीक है जी. तो यहाँ पर इलास्टिक हो सकती है, मतलब ये रबड़ की तरह खिंचाव इसमें देखा जा सकता है, लेकिन टफ होती है. इसलिए जब हम स्प्रेन होता है हमें, तो स्प्रेन होने के लिए जो सबसे बड़ा कारण होता है वो लिगामेंट का हटना होता है. अपनी जगह से खिंचाव जो पड़ जाता है उससे वो होता है.
It is a modification of white fibrous tissues. It is a modification of white elastic tissues. Fibroblast lies in almost continuous rows. Fibroblast lies scattered. तो ये इसी के आधार पर ये जो है फिर कोर्ड बनते हैं इनके अंदर। तो यहाँ पर जो कोर्ड्स होते हैं दे आर बेसिकली व्हाइट फाइबर। जैसे सपोज ये व्हाइट फाइबर्स हैं, सो दे विल फॉर्म हियर अ कोर्ड। ए होते हैं कोर्ड, ये सारे इनको कोर्ड कहा जाता है। सो दीज आर द कोर्ड हियर एंड दैट इज नथिंग बट इट इज अ व्हाइट फाइब्रस टिश्यूज। व्हाइट कलर के होंगे व्हाइट फाइब्रस टिश्यूज, और इसलिए वो टेंडन है। एंड जैसे कि कईयों में जो है ये जैसे हार्ट में अगर आप देखेंगे टेंडन को, अगर आप हार्ट के पास देखेंगे तो वहां पर आपने नाम सुना होगा कोर्डी टेंडिनी। कोर्डी टेंडिनी, तो कोर्डी टेंडिनी जो है दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ दैट। वो भी एक तरह का व्हाइट फाइब्रस टिश्यू ही होता है, और वहां पर वो एक शीट की तरह काम आता है। कई बार जो है आप इसको ब्रेन के अंदर भी देख पाते हैं। उसी तरह से जो लिगामेंट है बेसिकली, या इट इज बिकॉज इट इज येलो इलास्टिक टिश्यू, उसका ये भाग होता है। तो येलो इलास्टिक टिश्यू में भी हम देख पाते हैं कि यहाँ पर भी उसी तरह से ही कोर्ड्स होते हैं दैट इज येलो कलर के, जो आपस में ऐसे, तो दे विल फॉर्म द लिगामेंट्स। वो भी यहाँ पर लिगामेंट्स बना देंगे यहाँ पर, और साथ में यहाँ पर प्रेजेंट होंगे बहुत सारे, जैसा यहाँ पर लिखा गया है कोलाजन फाइबर्स जो हैं वो जगह जगह पर होंगे। यहाँ पर कोलाजन फाइबर्स विल बी देयर लाइक दैट वन। यहाँ पर भी होंगे कोलाजन फाइबर्स, ठीक है, लेकिन कम होंगे। तो यहाँ पर जो कोलेजन फाइबर्स हैं वहां पर ये भी उसी तरह से कोर्ड की तरह नजर आते हैं, और यही कोर्ड जो है लिगामेंट कहलाता है। और जो हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं उन ब्लड वेसल्स में भी लिगामेंट प्रेजेंट होती है। तो ये डिफरेंस आपने कर लेना है लिगामेंट और टेंडन के बीच में। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड लेवल एज वेल एज टू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो चलिए यहाँ से आगे हम चलेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू में। लूज कनेक्टिव टिश्यू में ये हमारे पास डायग्राम है थोड़े बहुत। ये देखिए एडिपोज टिश्यू का डायग्राम है। यहाँ पर इसी के अंदर जो फैट सेल्स हैं उनको हम एडिपोसाइट्स बोलते हैं। तो फैट सेल्स का जो दूसरा नाम होगा दैट इज एडिपोसाइट्स। तो ये हमारे पास है रेटिकुलर, और यहाँ पर एडिपोज टिश्यूज के बारे में बात की गई है कि कहाँ कहाँ पर ये पाया जाता है। यू कैन गो थ्रू दैट। इट इज फाउंड इन द इनसाइड द साइड्स ऑफ स्कल के चारों तरफ, स्किन में, बटक में, या ब्रेस्ट में, या फिर हमारे आई बॉल्स के चारों तरफ जो ऑकुलर कुशन होता है, या किडनी के ऊपर कैप्सूल जो होता है दैट इज एडिपोज टिश्यूज। तो एडिपोसाइट्स होते हैं, तो दैट प्रोवाइड फैटनेस, और वो जो है इंसुलेशन का काम वहां पर करते हैं। रेटिकुलर जो होता है, रेटिकुलिन क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा होता है, इट इज फाउंड इन द लीवर और इन द स्प्लीन आल्सो। तो इट प्रोवाइड स्पोर्टिंग फ्रेमवर्क। केवल इसका काम होता है कि ये स्पोर्ट जो है वो प्रोवाइड करवाता है। तो ये थोड़े से टिश्यू के स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पर वेल डिफाइंड। यहाँ पर जो हमारे पास टिश्यू है एक, इट इज एरियोलर टिश्यू, और यही मैं आपको ध्यान से बताना चाहता हूं। इसको आप ध्यान से समझिए कि अगर हम कनेक्टिव टिश्यू में देखते हैं तो क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो एक होगा उसके अंदर ग्राउंड टिश्यू होगा, और दूसरी चीजें होंगी इसके अंदर फाइबर्स होंगे, और तीसरा जो होता है दैट इज द सेल्स। इफ यू गो थ्रू हर घर पाठशाला में एक और वीडियो मेरा एक और है, वहां पर अगर आप वहां पर देखेंगे तो मैंने वहां पर बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू जस्ट लाइक ए जंगल, बिल्कुल उसी की तरह होता है कि उस जंगल में नीचे घास है, मिट्टी है, वगैरह वगैरह जो भी है वो ग्राउंड टिश्यू है वहां का। और कुछ घर ऐसे, कुछ उसमें ऐसे प्लांट बनते हैं जो अनब्रांच्ड होते हैं लेकिन काफी थिक होते हैं। दे आर द कोलेजन फाइबर्स। और एक और होते हैं विच आर एक्चुअली थिन, वो थिन होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, एंड दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज द
इलास्टिक फाइबर्स, तो उनको हम इलास्टिक फाइबर्स बोलते हैं, इलास्टिक फाइबर्स बोलते हैं। उसी तरह से एक और यहाँ पर हो सकता है, दैट इज द थर्ड वन, आई विल ड्रॉ दैट वन विद दिस वन, एंड दैट इज वेरी थिन बट दे आर ब्रांच्ड, दे आर ब्रांच्ड, they are branched and they are called as the reticulin, reticulin, reticulin. So these are the three type of collagen, elastic fiber and reticulin fibers. तो यहाँ से ये फाइबर्स हो गए, एंड फाइबर्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ फाइब्रोब्लास्ट। ये फाइब्रोब्लास्ट होता है, सबसे ज्यादा अक्रिंग सेल जो होता है कनेक्ट टिश्यू में, दैट इज द फाइब्रोब्लास्ट। उसी से ये सब मिलते हैं, जिससे सब बनते हैं ये, चाहे वो कोलेजन फाइबर हो, चाहे वो इलास्टिन फाइबर हो, चाहे वो रेटिकुलिन फाइबर्स हो। तो ये प्लांट की तरफ जंगल में आपको दिखेंगे, दीज आर द फाइबर्स। इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो यहाँ पर आपको दिखते हैं, दीज आर द सेल। जैसे यहाँ पर मास्ट सेल्स की बात की है, तो मास्ट सेल विल बी देयर, मास्ट सेल्स विल बी देयर, and then there is a talking about the yes, here you will find out that the melanocytes that will provide color to the body, or that is coloring, pigment होता है ये, तो it will provide pigmentation, तो that is present here। उसी तरह से मैक्रोफाज हैं, देखिए यहाँ पर, जिसका काम होता है टू engulf any bacteria or any foreign bodies। उसके बाद एडिपोसाइट्स यहाँ पर देखिए बनाया गया है, ज्यादा नहीं होंगे बट यू कैन ड्रॉ लाइक दैट। अगर आपने एडिपोसाइट बनाना है तो ये सेल्स आपने ज्यादा ड्रॉ कर देने हैं, और फाइबर्स थोड़े कम कर देने हैं, फाइबर ज्यादा बढ़ा देने हैं, तो वो आपको पहचाना जाएगा कि वो एडिपोसाइट है। अगर कम होंगे और मैट्रिक्स ज्यादा होगा तो समझ लीजिए वो एरियोलर है, इसलिए वो लूज है और ये डेंस है। तो इस तरह से आपको ये पता लगेगा। तो इस तरह से जो कनेक्टिव टिश्यू है, इट इज हैविंग ए ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू में यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे शुगर फॉस्फेट होगा, या फोस्फोग्लाइसराइड्स होंगे, या फिर हेलोरिनिडेज होगा, हेलोरिनिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये सारा मैट्रिक्स बनाता है, वहां पर, तो ऐसी चीजें वहां पर प्रेजेंट होती हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द एरियोलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हमने ये पढ़ा। नेक्स्ट वन यहाँ पर देखिए, ये आपको जो हम बता रहे थे, दैट इज द रेगुलर एंड द इरेगुलर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोलेजन फाइबर्स, और यहाँ पर फ्लैटन न्यूक्लियाई हैं, यहाँ पर कोलेजन फाइबर्स। तो जिसमें कि रेगुलरली अरेंजमेंट है, दैट इज रेगुलर, और जिसमें इरेगुलर है वो इरेगुलर होता है। सो इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट वन आता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द स्केलेटल टिश्यू, उस स्केलेटल टिश्यू के अंदर हमें पढ़ना होता है बोन की एनाटॉमी। हम थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताएंगे कि बोन जो होती हैं, दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैमेलियन पार्ट। इसमें जो अगर हम देखें तो यहाँ पर एक लॉन्ग बोन यहाँ पर दिखाई गई है। उस लॉन्ग बोन के बाहर वाला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं हम पेरियोस्टियम, अंदर वाले हिस्से को बोलते हैं एंडोस्टियम, और ये होती है कॉम्पैक्ट बोन, जिसको शैंक कहा जाता है। बेसिकली इट इज शैंक, और इसके अंदर होते हैं ब्लड वेसल्स और न्यूरॉन, सारी सप्लाई होती है। देखिए न्यूरॉन भी है, ब्लड वेसल्स भी हैं। तो यहाँ पर ऊपर वाला हिस्सा है, दैट इज द स्पॉन्जी बोन। उस स्पॉन्जी बोन में प्रेजेंट होते हैं रेड मैरो, और जो अंदर वाला हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड द येलो मैरो। यही आपने ध्यान से समझना है। एक्चुअली रेड मैरो जो होती है, दैट इज द साइट ऑफ आरबीसीज फॉर्मेशन, या साइट ऑफ आरबीसीज फॉर्मेशन, डब्ल्यूबीसीज फॉर्मेशन, प्लेटलेट्स फॉर्मेशन, ये सारा का सारा जो है यहीं पर होता है। खासकर जो बोन जिनको हम लॉन्ग बोन्स कहते हैं, उन लॉन्ग बोन्स के अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, जहां पर आरबीसी जो है वो बनता है। जहां तक हम बात करते हैं, एक सुंदर सा स्ट्रक्चर फिर से हम आपको यहाँ पर बताएंगे, एंड दैट इज दिस वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। यहाँ पर ये जो है
इस तरह से अगर हम इसको बनाएं तो इट इज आउटर पार्ट ऑफ द बोन। इसको समझने की कोशिश करिएगा। यहीं पर ही आपको ऐसे सेल्स दिखाई देंगे, दे आर कॉल्ड एज द ओस्टियोब्लास्ट, दे आर नोन एज द ओस्टियोब्लास्ट। जो प्रोटीन बनाती है बोन, दैट इज कॉल्ड एज द ओस्टियोन, दैट इज कॉल्ड एज द ओस्टियोन और ऑस्टिन, इसको कहा जाता है ओस्टियोन और ऑस्टिन। सॉरी, स्पेलिंग यहाँ लिख दीजिएगा, OSTEIN, सॉरी, ऑस्टिन। तो ये ऑस्टिन जो है यहाँ पर बनाती है। तो दोनों के बीच में आपको डिफरेंस आएगा कार्टिलेज और बोन में। तो आप देखेंगे कि उसकी जो स्ट्रक्चर है दैट इज मेड अप ऑफ कॉन्ड्रीन। वहां पर अगर नहीं लिखा है तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पर, दैट इज मेड अप ऑफ कॉन्ड्रीन। तो वो स्पेशल तरह की प्रोटीन है कॉन्ड्रीन, और यहाँ पर स्पेशल तरह की प्रोटीन है ऑस्टिन। तो ये बेटा यहाँ पर जो बाहर वाला हिस्सा है ये है पेरियोस्टियम, सबसे बाहरी भाग जो आपको दिखेगा। अंदर जो है आपको एंडोस्टियम दिखेगा यहाँ पर इस तरह से, अंदर से बीच से ये खोखला होता है। इसी के बीच में यहाँ पर भी आपको ऐसे सेल्स दिखाई देंगे, और जो मैट्रिक्स है पूरे का पूरा, जो बोन की मैट्रिक्स है, वो आपको ऐसे जगह जगह पर ऐसे दिखाई देगी, ऐसे लाइक दिस वन, दैट इज कॉल्ड एज द लैमिली। उसको हम लैमिली बोलते हैं। एक को मैं ऐसे बना देता हूँ, चाहे ऐसे ऐसे ये मैट्रिक्स जो है वो घूमी हुई होती है। तो दैट इज कॉल्ड एज द लैमिली, वो लैमिली है। तो यहाँ पर दीज आर नोन एज द लिमेली। इन्हीं लिमेली के बीच में प्रेजेंट होते हैं ओस्टियोसाइट्स। इस तरह से ओस्टियोसाइट्स, जो सेल्स बोन बनाने वाले हैं, ओस्टियोसाइट्स, ये हैं ओस्टियोसाइट्स। लेमेली के चारों तरफ ओस्टियोसाइट्स। इस तरह से हर एक ओस्टियोसाइट में से, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, हर एक ओस्टियोसाइट से ऐसे छोटे छोटे प्रोटोप्लाज्मिक इरेक्शंस बाहर की तरफ को देखने को मिलते हैं, एंड दीज आर नोन एज दी कैनेलिकुलाई, like this one, these are known as the कैनेलिकुलाई। so that is the osteocyte, ये एक osteocyte है, that is known as the कैनेलिकुलाई। और ये है आपके पास जो अंदर दिख रहा है, that is the osteocyte, osteocyte। और यहां पर जो बीच में आपको जगह दिख रही है, that is it is filled with blood vessels and न्यूरॉन्स एटसेट्रा। और इसको कहा जाता है हैवर्सियन कैनाल। इट इज कॉल्ड एज हैवर्सियन कैनाल, हैवर्सियन कैनाल। एक हैवर्सियन कैनाल जो है आपस में जुड़ी हुई होती है, इट इज कनेक्टेड विद ईच अदर। इस तरह से आपस में कनेक्टेड होती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज दी, इस तरह से कनेक्टेड होगी, आप इसको ऐसे शो कर सकते हैं, that is called as the Walksman canal, Walksman canal। तो Walksman canal मतलब जो एक है वर्जियन कैनाल को दूसरी है वर्जियन कैनाल के बीच में रखेगी। इस तरह से देखिए, ये है हमारे पास लेमेली, इन्हीं लेमिली के बीच में खाली जगह यहाँ पर जो बीच वाली है, ये है वर्जियन कैनाल है। जो यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो लेमेली कहलाती है, और हर एक सेल जो है वो आपको यहाँ पर ओस्टियोसाइट्स दिखेगा। ये दिस इज दी ओस्टियोसाइट्स। तो ओस्टियोसाइट जो है वहां पर प्रेजेंट होता है लाइक दिस वन। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। तो इलेबोरेट करके थोड़ा देखिएगा, इसको जूम कर लीजिएगा, जूम करके ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा बनाने की कोशिश की गई है। दीज आर आई हैव टेकन फ्रॉम दी एनसीईआरटी, ये भी एनसीईआरटी से लिया गया है। ये कॉन्ड्रोसाइट है, दूर से दिखता है आपको, इट इज ए कॉन्ड्रोसाइट। और ये बोन्स, ये बोन का है, और ये कार्टिलेज का स्ट्रक्चर जो है सामने है। डिफरेंस यहाँ पर है, बोन क्या होता है, इट इज द हार्डेस्ट टिश्यू, इट इज द सॉफ्ट स्केलेटल टिश्यूज, इट्स मैट्रिक्स कंटेन प्रोटीन ओसिन और ओसिन, एंड हियर इट इज कॉन्ड्रीन। ग्रोथ ऑफ बोन इज बाय डायरेक्शनल, ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज इज यूनिडायरेक्शनल। ये देखिए, यहाँ से आप पढ़ेंगे, इसको ध्यान से देखना। Bones are either compact or spongy, classified into long, short, irregular,
कार्टिलेज इज 3 टाइप्स, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। तो ये 3 तरह का कार्टिलेज जनरली प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हैवर्जियन कैनाल में क्या इंपॉर्टेंस आपको बताई मैंने, इट इज द कैनाल विच इज कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स प्लस नर्व। तो यहाँ पर जो सप्लाई आती है दैट इज यू कैन ऑब्जर्व दैट फ्रॉम दिस हैवर्जियन कैनाल। और वॉक्समैन कैनाल कौन होती है, जहां पर एक हैवर्जियन कैनाल, एक सपोज हैवर्जियन कैनाल, ये दूसरी हैवर्जियन कैनाल है, इनको मिलाने वाली जो कैनाल है उसका नाम होता है वॉक्समैन कैनाल। तो यहाँ पर आपने ये ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। थोड़ा सा इलेबोरेट कर रहा हूं मैं इसको, अगर हुआ है तो देख लीजिएगा। यहाँ पर ये है आपके पास पेरियोस्टियम, कनेक्टिव टिश्यू है, ये लिमेली है जो कि मैट्रिक्स होता है, और इस मैट्रिक्स के बीच में जो ब्लैक वाला हिस्सा सभी जगह आपको दिख रहा है दैट इज द हैवर्जियन कैनाल, जहां पर ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स होती हैं, और ये इंटरस्टिशियल लेमेली है, यहां पर आपको ये दिख रहा है। उसी तरह से ही अगर हम इसको देखें तो इट इज अगेन कोलेजन फाइबर्स, यहाँ पर कॉम्पैक्ट बोन है, यहाँ पर इसको नाम ओस्टियोसाइट लिखा गया और यहाँ पर कॉन्ड्रियोसाइट्स लिखा गया है। तो ये आपने ध्यान से पढ़ लेना है यहाँ पर आफ्टर दैट। तो ये बोन का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट वन इज द बोन स्ट्रक्चर हेयर, इट इज हार्ड, कैल्सिफाइड, ओस्टियोसाइट्स। यहाँ पर 3 चीजें आपने याद रखनी है, ओस्टियोब्लास्ट which are bone forming cells, और फिर एक लिखना आपने ओस्टियोसाइट्स, these are the bone cells, और एक होता ओस्टियोक्लास्ट, they are bone eating cells and forming cells। अगर बोन खराब हो रही है तो उसको ईटिंग करना और फिर बोन फॉर्म करना या रिपेयर करना, उसका काम ओस्टियोक्लास्ट। तो 3 तरह के हैं, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट एंड ओस्टियोसाइट। तो एक्चुअली जो फंक्शनिंग एक्टिव सेल्स है दैट इज द ओस्टियोसाइट। तो यहाँ पर यह आपने ध्यान से पढ़ना है। तो इसका फंक्शन होता है सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करना, इसमें कैल्शियम होता है, दूसरा फॉस्फेट होता है, ठीक है। तो दैट इज फाउंड इन दी बोन रीजन। तो नेक्स्ट वन हमारे पास एक और स्लाइड्स यहाँ पर है कार्टिलेज की। तो उस कार्टिलेज में भी हम देख पाते हैं कि कॉन्ड्रोसाइट्स है। तो कार्टिलेज जो है वो कॉन्ड्रोसाइट्स के बने होते हैं, तो जबकि जो बोन सेल्स हैं दे आर मेड अप ऑफ ओस्टियोसाइट्स, वो ओस्टियोसाइट्स के बने होते हैं। तो नेक्स्ट वन हमारे पास ब्लड सेल्स है, स्पेशल टाइप ऑफ द सेल्स यहाँ पर बताया गया है। पूरे के पूरे अगर आपको ये स्लाइड्स दिख रही होगी तो आप देख पा रहे होंगे कि सबसे बड़े सेल्स जो होते हैं दे आर दी मोनोसाइट। सबसे बड़े सेल्स मोनोसाइट होते हैं, सबसे छोटे सेल लिम्फोसाइट्स होते हैं जो यहाँ पर दिखाई नहीं दिए गए हैं। ये जो है बाइकनकेव शेप के आपको आरबीसीज के दिख रहे हैं। सो दैट इज दी ओस्टियोसाइट्स। और यहाँ पर इतने भी आपको ब्लड वेसल्स जो है वो दिख रही है। तो ब्लड वेसल्स में जो है आपको सेल्स दिख रहे हैं, और सेल्स जो है हमारे पास फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू यहां पर आपको दिखाया गया है। तो वी गो थ्रू दैट। यहां पर देखिए आप उसकी क्लासिफिकेशंस हैं, दैट इज इन द रेस्पिरेशन, वहां पर आपको ये मिलेगी। तो एरिथ्रोसाइट जिनको हम ब्लड कार्पसल्स भी बोलते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एज ब्लड कार्पसल्स। यू नो दैट व्हाई दे आर कॉल्ड एज कार्पसल्स, बिकॉज दे लैक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जाई बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारे जो नॉर्मल सेल्स में प्रेजेंट होती हैं चीजें वो इसमें अब्सेंट होती है, तो हम इसको कार्पसल्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा है दैट इज द WBCs, वो भी आपको दिख रहा है। इट इज अगेन ऑफ
3 टाइप्स, 3 तरह का होता है ये। इसमें कुछ ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं, कुछ अग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स, जिसके अंदर नहीं होते हैं उनको अग्रेन्युलोसाइट्स कहा जाता है। तो अग्रेन्युलोसाइट्स। सो डिवाइड्स अगेन, WBCs को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड दिस व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स इनटू 2 टाइप्स, सो अग्रेन्युलोसाइट्स एंड ग्रेन्युलोसाइट्स। तो ग्रेन्युलोसाइट्स आर बेसिकली इओसिनोफिल्स, जिनमें ग्रेन्यूल्स होगा। एक ये है, देखिए उसमें इओसिनोफिल्स। सेकंड वन इज द बेसोफाइल्स और बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। वैसे नाम आपने याद रखने हैं कि जो ब्लड का WBC का जो भाग इओसिन के साथ जो एक एसिडिक स्टेन होती है उसके साथ रिएक्ट करता है, इसलिए इसका नाम इओसिनोफिल्स। क्योंकि एसिडो के साथ है, एसिडिक के साथ है, तो उसका नाम होता है एसिडोफाइल्स, विच लव द एसिडिक स्टेन। जहां तक बेसो की बात है, सो इट्स नेम अराइज फ्रॉम द बेसिक स्टेन, इसको हम बेसोफाइल्स बोलते हैं। बेसिक स्टेन के साथ ये करता है। न्यूट्रोफाइल्स जो ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक के साथ रिएक्ट करता है। पहचानने में बहुत ज्यादा हेल्प आपकी मिलेगी। यहाँ पर 1-2 जगह जो है इसका मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है, जबकि इसका 3-4 जगह होगा और ये मल्टी लोब्ड होता है, मल्टी लोब्ड होता है। तो यहाँ से आप इसको पहचान सकते हो। दूसरा जो होता है दैट इज अग्रेन्युलोसाइट्स, उनमें से एक लिम्फोसाइट है और दूसरा मोनोसाइट है। सबसे बड़ा सेल जो है वो मोनोसाइट है, जो मैक्रोफेजिस होता है। लिम्फोसाइट्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। दे आर वेरी हेल्पफुल इन इम्यून सिस्टम। प्लेटलेट्स और यहाँ पर ये सेल्स मोनोसाइट के टाइप्स बताए गए हैं, डेंड्राइटिक और मैक्रोफेजिस। तो इनकी बात हम बाद में करते हैं, ठीक है। तो इनमें हम प्लेटलेट्स जो होते हैं इनको कईयों में थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है। तो थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स में थोड़ा सा अंतर होता है कि थ्रोम्बोसाइट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और प्लेटलेट्स में नहीं होते हैं। प्लेटलेट्स आप सभी को पता है कि दे आर हेल्पफुल इन क्लोटिंग फैक्टर्स, क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। तो यहां से अगर हम देखें तो जितने भी आरबीसीज होते हैं दे आर अन्यूक्लिएटेड। आप सभी को मालूम है कि आरबीसीज जो है केवल एक ललामा होता है। ललामा एक एनिमल है, लेमा, जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वरना जितने भी मैमल्स हैं उनके आरबीसी जो होते हैं विदाउट न्यूक्लियस होते हैं। तो आरबीसीज कैसा होता है हमारा, बिना न्यूक्लियस के होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के होता है। और इसके अंदर इसका फायदा क्या होता है, इसका ना होना, इसका वजह होती है कि इसके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो हीमोग्लोबिन जितना ज्यादा होगा उतना कैरिंग कैपेसिटी जो है हमारे आरबीसीज की रहती है। जहां तक हम बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन जो होता है दैट इज मेड अप ऑफ हीम प्लस ग्लोबिन, तो उसकी हम बात तब करेंगे जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना अगर आपको पता होना चाहिए कि लगभग अगर हम पूरे ब्लड की बात करें, तो जो नॉर्मल एडल्ट पर्सन होता है उसमें लगभग 5 से लेकर के 4.5 मिलियन तक, 4 to 4.5 मिलियन जो आरबीसीज हैं दैट इज फाउंड पर क्यूबिक मिलीमीटर क्यूब। तो पूरे मिलीमीटर क्यूबिक में अगर हम देखें तो लगभग 4 to 4.5 मिलियन आरबीसी जो है वो पाए जाते हैं। कई बार जो है साइज बढ़ जाता है, राइज जो है टोटल काउंट का आरबीसी बढ़ जाता है, दैट इज पॉलीसाइथीमिया उसको हम बोल देते हैं। एंड इवन विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज वी कैन इंक्रीज दैट। एंड ऑल ऑफ यू शुड नो दैट आरबीसीज हैव अ फिक्स्ड डे टाइम पीरियड दैट इज ऑफ 120 दिन। केवल 120 दिनों तक आरबीसी जो है वो सर्वाइव रहता है। आफ्टर दैट इट विल डाइट एंड इट गोज टू स्प्लीन। स्प्लीन को हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि आरबीसी
अपने 120 दिनों की यात्रा करने के बाद पूरी तरह से जब डिस्ट्रॉयड हो जाता है, जो बचे हुई चीजें हैं वो स्प्लीन के पास चली जाती हैं, इसलिए स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज के नाम से जानते हैं। जहां तक ल्यूकोसाइट्स की बात है तो ल्यूकोसाइट्स में भी हमारे पास ये डिफेंसिव होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये क्लॉटिंग के लिए होते हैं, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो जहां तक हमारे पास लिम्फ और ब्लड की बात है, अगर हम लिम्फ सिस्टम की बात करें, ये पूरा देखिए हमारे पास ये सारा हमारे पास सिस्टम जो बनता है दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम, और ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसके अंदर जो ब्लू वाली आपको दिख रही हैं दीज आर द वेन्स, और जो रेड जैसी दिख रही हैं दीज आर द आर्टरीज। तो आर्टरी कैरीड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन्स कैरीड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये आपने याद रखना है। जहां तक डिफरेंस की बात है तो लिम्फ और आरबीसीज ब्लड में यही अंतर होता है कि लिम्फ जो है वो कलरलेस होता है और उसमें आरबीसीज नहीं होते। ब्लड जो है वो रेड कलर का होता है क्योंकि उसके पास आरबीसी होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें प्लाज्मा होता है और बहुत कम नंबर के डब्ल्यूबीसीज और इसमें प्लेटलेट्स होती हैं। लिम्फ में बहुत कम डब्ल्यूबीसीज होते हैं और प्लेटलेट्स होती हैं, लेकिन ब्लड में बहुत सारा आरबीसीज, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसीज होती हैं। लिम्फ जो होता है दैट इज हेल्पफुल इन डिफेंस इम्यून सिस्टम में, जबकि ब्लड जो है ऑक्सीजन एक्सचेंज करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और उसके बाद इसमें अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स होती हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें बहुत बड़े प्रोटीन्स होते हैं। और जो लिम्फ होता है इसका काम होता है कि टिश्यू सेल्स से जो है जितनी भी सिक्रीशंस होती है वो टिश्यू लेवल से लेकर के आता है और फिर उसको हार्ट में लेकर के आएगा। तो ये यहाँ से आपने डिफरेंस पढ़ लेना है, दैट इज द लिम्फ एंड द ब्लड। तो लिम्फ और ब्लड में एक ही बहुत बड़ा डिफरेंस जो हम देखते हैं कि लिम्फ में जनरली आरबीसीज काउंट नहीं होता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस जो है आपको आरबीसीज और ब्लड के बीच में देखने को मिलता है। जहां तक हम लिम्फ की बात करते हैं तो लिम्फ जो होता है दैट इज मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट in carrying the tissues, carrying the nutrition to the tissue level। तो वहां तक वो उसको पहुंचाता है। और इस तरह से हमारे पास ये कनेक्टिव टिश्यू जो है स्पेशल टाइप का होता है, जिसमें फ्लूइड की हम बात करते हैं जो दो तरह का है, लिम्फ और ब्लड। तो ये काफी हो गया कनेक्टिव टिश्यू में, इतना ही आपने पढ़ना है। दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस जो आपने कर रहे हैं एट द एंड ऑफ दिस असाइनमेंट। फर्स्ट वन, मेक ए आउटर line of various type of connective tissues, then difference between areolar and adipose, tendon and ligament, cartilage and bone, lymph and blood, and then draw the diagram of areolar, bone and cartilage. So I hope this much is sufficient for this assignment.